ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કોરોનાની મહામારી વચ્ચે વધુ એક સારા સમાચાર મળી રહ્યા છે. અમેરિકન કંપની મોડર્નાએ અમેરિકા અને યુરોપમાં કોવિડ-19ની વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગની મંજૂરી માંગી છે. અત્યાર સુધીના ટ્રાયલમાં વેક્સિન 94% અસરદાર સાબિત થઈ હોવાનો મોડર્નાએ દાવો કર્યો છે. મોડર્નાએ નિયામક પાસેથી મંજૂરી મળવાની આશા વ્યક્ત કરી છે. મોડર્નાએ દાવો કર્યો છે કે વેક્સિનથી અત્યાર સુધીમાં કોઈપણ પ્રકારની ગંભીર સાઇડ ઇફેક્ટ નથી જોવા મળી. આવેદન બાદ અમેરિકા અને યુરોપના નિયામક આ વેક્સિન સાથે જોડાયેલ તારીખનું અધ્યયન કરીને નિર્ણય લેશે. મોડર્નાના ચીફ મેડિકલ ઓફિસર ટેલ જેક્સનું કહેવું છે કે અમે માનીએ છીએ કે અમારી પાસે એક વેક્સિન છે જે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે. હવે અમારી પાસે તેને સાબિત કરવા માટે ડેટા છે. અમે આ મહામારીને કાબૂમાં કરવામાં એક મહત્વની ભૂમિકા ભજવવાની આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છીએ. તો વેક્સિનને લઈને સારા સમાચાર છે. એવામાં આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે બે એક્સપર્ટ જોડાયા છે. ડોક્ટર ધીરજ કોલ અમેરિકાથી જોડાયા છે અને સાથે જ ડોક્ટર कल्पेश तलाटी जोड़ाया છે આપણી સાથે अहमदाबाद थी. डॉक्टर धीरज, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, मॉडर्ना ने जो दावा किया है वो कितना कारगर साबित हो सकता है और अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए ये कितनी बड़ी सफलता कही जा सकती है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, हम लोग इस स्टोरी को अप्रैल से फॉलो कर रहे हैं बहुत क्लोजली. मोडेर्ना, फाइजर, BNTX, एस्ट्राजेनेका और नोवावैक्स. तो एज ऑफ नाउ मोडेर्ना ने सबमिट किया था डाटा फॉर इंडिविजुअल पैनल रिव्यू. और मोडेर्ना एक mRNA बेस्ड वैक्सीन है, बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है जैसे फाइजर और BNTX. और इंडिपेंडेंट पैनल रिव्यू ने उसका रिव्यू खत्म किया कल दोपहर को और उसके डाटा को पब्लिश किया, जिसको सुनकर मोडेर्ना भी खुद भी उनके एग्जीक्यूटिव बहुत ही एक्साइटेड है. और उसने ये दिखाया है कि 94.5% एफिकेसी है. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए 30,000 लोगों पे ट्रायल हुआ था, 15,000 लोगों को सैलिन मतलब बेसिकली वाटर दिया गया और बाकी 15,000 को वैक्सीन दी गई. तो जिन 15,000 को वैक्सीन दी उनमें से तकरीबन 11 लोगों को कोविड हुआ. लेकिन उन 11 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको सीवियर कोविड हुआ, जिसको इंट्यूबेशन के थ्रू जाना पड़ा या हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंच गया. सीवियर कोविड किसी को भी नहीं हुआ. तो मतलब उसने पूरी तरीके से सीवियर कोविड से पेशेंट्स को बचाया और एक भी पर्सन की डेथ नहीं हुई. लेकिन जो बाकी 15,000 थे जिनको सेलिन मिला, उसमें तकरीबन 185 के करीब लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, कोविड हुआ. और 30 लोग ऐसे थे जो काफी सीरियस थे, गंभीर थे, हॉस्पिटलाइज, आईसीयू वगैरह, और एक आदमी की मृत्यु हुई. तो इससे हमें यह पता लगा कि अगर आप मोडेर्ना की वैक्सीन लेंगे, जो कि अभी स्टेज 3 ट्रायल के रिजल्ट देखने से ये पता लग रहा है, तो आपको सीवियर कोविड नहीं होगा और आपकी मोर्टेलिटी नहीं होगी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, सीवियर कोविड ना होना और मोर्टेलिटी ना होना. हर इंसान की जान बहुत कीमती है. और देखिए ये जानना जरूरी है कि सीवियर कोविड के बाद अगर आप रिकवर भी हो जाएंगे तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को स्ट्रोक आ रहा है. एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि किडनी के अंदर फेलियर, रीनल फेलियर आ रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर आ रहा है, और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, खासतौर पे ओल्डर लोगों में. सोचने समझने की स्पीड कम हो जाती है, मतलब कंप्यूटर, आपके ब्रेन का प्रोसेसर स्लो हो जाता है. डिप्रेशन आ रहा है, आईसीयू साइकोसिस जिसको हम बोलते हैं, उसकी रिकवरी के बाद में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं. और कई जगह तो ये देखने में आया है कि कोरोना रिकवर होने के बाद भी 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते के बाद क्लॉट फॉर्म हो गया और लंग के अंदर पल्मोनरी एम्बुलस हुआ, स्ट्रोक हुआ, हार्ट अटैक हुआ. तो कॉम्प्लिकेशंस भी है. अगर आप सर्वाइव भी कर गए और आपकी कोमॉर्बिडिटीज है, आपकी किडनी फेलियर होगी, लिवर पे इफेक्ट है, हार्ट अटैक है, तो आप वैसे फंक्शन नहीं कर पाएंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जिसको मोडेर्ना वैक्सीन मिली उसमें से एक भी आदमी को सीवियर कोविड नहीं हुआ. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत बड़ा दिन है. और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मोडेर्ना ने अपने रिजल्ट्स को अप्रूव किया है. इंडिविजुअल एक पैनल होता है इंडिपेंडेंट जिसने उसको देखा. अब मोडेर्ना ने सबमिट किया है FDA के लिए, वो करेंगी. और 17 दिसंबर को उनकी डेट सबमिटेड, रिव्यू की डेट है. और मोडेर्ना के पास ऑलरेडी 20 मिलियन डोजेज हैं और उनका ये मानना है कि 19 से 20 तारीख, टू बी स्पेसिफिक 21 तारीख को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी मोडेर्ना की. और मैं ये डाटा आपको जुलाई से बता रहा हूं, जो मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं उनके प्लेटफॉर्म को. 99.9% श्योरिटी के साथ मैं आज बता सकता हूं कि अप्रूव हो जाएगी और 21 दिसंबर को पहले लोगों को, शायद उससे एक दिन पहले लोगों को वैक्सीन मिल भी जाएगी. लेकिन ऑब्वियसली जब तक एक ग्रीन स्टैंप एक फॉर्मल FDA से नहीं मिलती, जो कि बाय द वे बहुत ही स्ट्रिक्ट है अप्रूवल्स के लिए,
और बिकॉज पेंडेमिक था, लाखों लोग मर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने नॉर्म्स भी लो कर दिए। अगर 50% भी वैक्सीन इफेक्टिव होगी तो वो अप्रूव करेंगे। ये 94.5% एफिकेशियस है। इफेक्टिवनेस पता लगती है जब स्टेज 4 में करोड़ों लोगों को मिलता है, वो राइट टर्म है, पर कॉमन आदमी के लिए ये कारगर वैक्सीन है, आपको जानलेवा कोविड से बचाएगी और मृत्यु दर 0 है। ऑब्वियसली जब ये करोड़ों लाखों लोगों पे होगा, नंबर्स थोड़े बढ़ेंगे। और एफिकेसी और इफेक्टिवनेस एफिकेसी से कम होती है, बिकॉज करोड़ों लोगों को मिलेगी। तो बहुत अच्छी खबर है। और भारत के लिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं 2 महीने से बता रहा हूं कि ये जो वैक्सीन है हीट के लिए बड़ी सेंसिटिव है। जो भी mRNA प्लेटफॉर्म बेस्ड वैक्सीन है, हीट के लिए बहुत सेंसिटिव है, इसीलिए इनको एक टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। इसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप न्यू जनरेशन के कोई भी फ्रिज उठा लीजिए, जो लेटेस्ट फ्रिजेस होते हैं सैमसंग, डिफरेंट कंपनीज के, -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक को आराम से पहुंचा देते हैं। उनका फ्रीजर भारत के अंदर 27,000 सेंटर्स हैं, जब मैंने रिसर्च किया था, जो कि पोलियो वैक्सीन के लिए भी यूज होते हैं, मास स्टोरेज के लिए, जिसके अंदर -20 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचाना विद मॉडरेट थोड़े से एडजस्टमेंट से इम्पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल। और दूसरा है कि 750 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सेंटर्स है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज, मॉडर्ना इज वेरी प्रैक्टिकल फ्रॉम डे वन। भारत के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल विकल्प है। पर प्रॉब्लम यह है, क्योंकि मॉडर्ना एक नई कंपनी है, आज तक उसने कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई है, और मैं बायोटेक के स्टॉक्स भी एनालिसिस करता हूं, तो हम लोग जब इसको फॉलो कर रहे थे, ये $30 का था। पिछले हफ्ते के अंदर ये $80 से 154 का पहुंच गया, और मेरे अकॉर्डिंगली ये 200 से भी ऊपर जाएगा अगले हफ्ते के अंदर। क्योंकि देखिए, पूरे ग्लोब का स्क्वीज आ रहा है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका का जो डाटा था, ऑल्दो इट्स अ वेरी इफेक्टिव वैक्सीन, थोड़ा सा लोगों के लिए कंफ्यूजन है, और उसको क्लियर करना हमारे हेल्थ केयर रिसर्चर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का जिम्मेदारी है कि हम उसे एक्सप्लेन करें। लेकिन फाइजर, जो कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और उसका अगर आप इफेक्टिवनेस देखिए तो 95 है, वो इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल कि इमीडिएटली इंडिया में डिप्लॉय हो। लेकिन -20 डिग्री की एक वैक्सीन, जिसकी 2 डोजेज लगेंगी, 14 दिन के बाद आपकी एंटीबॉडी टाइटर आएगा, और कंटिन्यूअसली आपका सेल स्पाइक प्रोटीन बनाता रहेगा। और इसकी लॉन्जिविटी भी हम लोग ये मानते हैं कि 9 महीने से 18 महीने डेफिनेटली होनी ही चाहिए, पर इट्स प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर कल्पेश भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कल्पेश, आपकी पासे थी जानवा मांगी। जी बोलिए। एक बात बोलना चाहूंगा, मैं ये जरूर चाहता हूं, देखिए भारत के अंदर भी बहुत अच्छे एफर्ट्स हो रहे हैं, जाइडस के, भारत BNTX, लेकिन टाइम इज ऑफ एसेंस। भारत में 500, 600, 700 लोगों की मृत्यु हो रही है। ऑल्दो इट्स वेरी हार्ड कि मॉडर्ना अपनी वैक्सीन दे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 20 मिलियन डोजेस पड़ी हैं एज ऑफ टुडे। दिसंबर तक वो देंगे, अगले साल वो 1 बिलियन डोजेस बनाना चाहते हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके, अगर भारत कुछ एक्वायर करे अपने हाई रिस्क लोगों को देने के लिए, तो एक अच्छी पहल हो सकती है। ડોક્ટર કલ્પેશ, એ જણાવો કે અત્યારે ભારતમાં કઈ કઈ વેક્સિનનું ટ્રાયલ ચાલી રહ્યું છે, અથવા તો તેના પર રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે, અને સૌથી શ્રેષ્ઠ કઈ વેક્સિન સાબિત થઈ શકે ભારત માટે? અત્યારે ભારતની અંદર 3 કંપની ચલાવી રહી છે. એક જે છે એ ભારત બાયોટેક ICMR સાથે ચાલી રહી છે. એની સાથે બીજી જે છે ઝાયડસની ઝાયકોવી-ડી છે, અને ત્રીજી જે છે એ ઓક્સફર્ડની સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાની સાથે ચાલી રહી છે. તો આ 3 જે વેક્સિનનો અત્યારે ટ્રાયલ ચાલી રહ્યો છે, ફેઝ 3 ટ્રાયલ લોન્ચિંગ થઈ ગયું છે. ઝાયડસનું પણ અત્યારે ડિસેમ્બરના ફર્સ્ટ વીકમાં પ્રોબેબલી વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે 3rd ફેઝ માટેની પરમિશન આવશે, અને બાકીની બંને કંપનીની 3rd ફેઝની ટ્રાયલ ચાલુ રહી છે. વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે ફેબ્રુઆરી પછી માર્ચ મહિનામાં 3 કંપનીની ટ્રાયલ 3 મહિનાની એટલીસ્ટ એવરેજ આપણે ઇન્ટ્રીમ રિપોર્ટ આવી જાય પછી ભારતમાં અવેલેબિલિટી ઓફ ધ વેક્સિન્સ થઈ શકશે. અને સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા લાર્જેસ્ટ મેન્યુફેક્ચરર ઓફ ધ વર્લ્ડ છે. ઝાયડસની પણ કેપેસિટી ઘણી સારી છે. તો અમે ઇન્ડિયન મેડ વેક્સિન્સ ઇન્ડિયન પીપલ માટે એટલીસ્ટ અમે બનાવી શકીએ એવી કન્ડિશનમાં છીએ. મોડેના પાસે જેટલો ડોઝ જે છે, આઈ થિંક અમેરિકન ગવર્મેન્ટ, બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ કે યુરોપિયન ગવર્મેન્ટ, ઇઝરાયલ, આ બધા એમની પાસેથી ડિમાન્ડ કરેલી છે, અને પ્રોબેબલી દે વિલ એક્વાયર ધ જે ડોઝીસ છે વેક્સિન્સના. તો ઇન્ડિયા માટે એ કેટલું મળશે કે કેમ એ ક્વેશ્ચન માર્ક છે, એક વસ્તુ. બીજી વસ્તુ જે છે કોસ્ટ ફેક્ટર, કારણ કે અમેરિકન જે મેડોના અથવા આની
ફાઇઝરની જે છે એની વેક્સિનની કોસ્ટ વધારે છે, જ્યારે ઇન્ડિયન મેડ જે વેક્સિન આવવાની છે એની આઈ એમ એક્સપેક્ટિંગ કે કોસ્ટ વેરી લો હશે અને ઇન્ડિયન પીપલ માટે એફોર્ડેબલ હશે. સો અહીંયા અત્યારે અમારી પાસે જે એક લોજિસ્ટિક જે છે એમાં 2 to 8 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર માટેનું જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન અથવા કન્વેન્સ જે છે વેક્સિનને લઈ જવા લાવવા માટે ક્યાંય પણ, તો એના માટેની અત્યારે અમારી જે સિસ્ટમ જે છે એ ફૂલપ્રૂફ છે. અમારી પાસે કોલ્ડ સ્ટોરેજો છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ પ્લસ પાસે પણ 750 જેટલા કોલ્ડ સ્ટોરેજો છે. ઇવન 2 to 8 ડિગ્રી, કારણ કે ભારત બાયોટેક અને ઝાયડસની એ જે વેક્સિન છે એ 2 to 8 ડિગ્રી તમારી ટેમ્પરેચરે તમે સ્ટોર કરી શકો છો. એટલે લોજિસ્ટિક જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એ લોજિસ્ટિક પ્રોબ્લેમ્સ બહુ ઓછા થાય છે. હા, બીજા જે પ્રશ્નો જે છે એમાં સિરિંજ અને નીડલ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે રૂટીન જે મેડિકલ પ્રેક્ટિસ માટે જે વપરાય છે એના ઉપરાંત વેક્સિન્સ માટે વી નીડ અ હ્યુજ ક્વોન્ટિટી ઓફ સિરિંજ એન્ડ નીડલ, અને એનું જે પ્રોડક્શન જે છે દેટ વી હેવ ટુ ટેક કેર, કારણ કે એ વસ્તુ બહુ મોટી છે. બીજી વસ્તુ જે છે વેક્સિન આપવા માટેનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, હોસ્પિટલ્સ પ્લસ સેન્ટર્સ બધા જે કે પીએસસી સેન્ટર્સ કે સીએસસી સેન્ટર્સ કે ગવર્મેન્ટ સેન્ટર્સ, ત્યાં બધા જેટલા પણ ટ્રેન સ્ટાફ એ બધાને ફૂલ ફ્લેજ ટ્રેનિંગ આપવી પડે, કારણ કે વેક્સિન જે આપવાની છે એ હ્યુજ ક્રાઉડને, કારણ કે ઇટ્સ અ લાર્જ પોપ્યુલેશન ઇન્ડિયામાં, તો નેચરલી કે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખાસ તૈયાર કરવાની બહુ જ જરૂર છે. અને એના માટે જ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બહુ જ ઇન્સિસ્ટ કરી અને કોલ્ડ સ્ટોરેજ પ્લસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે દરેક ગવર્મેન્ટને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી છે કે તમે તૈયાર થઈ જાઓ, માર્ચ મહિનામાં આપણે વેક્સિન આપવાનો ફૂલ ફ્લેજ કાર્યક્રમ ચાલુ કરશું. ડોક્ટર કલ્પેશ, અમારો એવો પ્રયાસ છે કે અમે માધ્યમ બનીએ. આપ બંને ડોક્ટર આપણી સાથે જોડાયા છો, તો ધીરજ કોલને તમે કોઈ સવાલ પૂછવા માંગતા હોય, જે તમને પ્રશ્ન થતા હોય, કેમ કે સામાન્ય લોકોને પણ ઘણા પ્રશ્નો છે, તો તમે સીધા પૂછી શકો છો. વન ક્વેશ્ચન ઓલવેઝ મને એક ક્વેશ્ચન જે છે કે જ્યારે વેન वी आर गिविंग ए मास पॉपुलेशन वैक्सीनेशन, तो उसमें ऐसा होना होगा कि काफ़ी लोग कोविड पॉजिटिव होंगे. मान लो कि जुलाई महीने में हुआ है या सितंबर महीने में हुआ है या अगस्त महीने में हुआ है, तो दे हैव पास अराउंड 3 to 4 months. उनका जो एंटीबॉडी लेवल जो आईजीजी करवाते हैं वो पहले ज़्यादा होता है, देन ओवर द पीरियड ऑफ इट गोज डाउन. सो वैक्सीनेशन कैन बी गिवन टू द कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो हुए हैं पहले, राइट. एट प्रेजेंट उनका टाइटर ज़्यादा है तो वी डोंट गिव. इवन इन द ट्रायल्स वी आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग कि आईजीजी एंटीबॉडी लेवल्स हाई हैं तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, या कोविड पॉजिटिव हुए हो जो सब्जेक्ट्स उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. लेकिन आफ्टर ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 months, राइट, तो वेदर वी शुड इंक्लूड और नॉट. वेरी वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन. एक्चुअली ये एक क्वेश्चन है जो मेडिकल कम्युनिटी डिबेट करती है कि देखिए, वैक्सीन मिलने का मतलब ये होता है नॉन वेरिलेंट वायरस, उसका पार्टिकल कुछ भी आप एक्सपोज हुए हैं, आपको पता है कि क्या चीज आपको अटैक कर सकती है, आप एंटीबॉडीज बनाते हैं. लेकिन अगर वो ऑलरेडी अटैक कर चुकी है, लाइफ फॉर्म में आप सर्वाइव कर चुके हैं, तो आपने एंटीबॉडीज बनाई और मेमोरी सेल जो बी सेल के सब टाइप, उनके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन है. तो अगर आपके पास एंटीबॉडी टाइटर लो भी हो गया, तो बी सेल और डिफरेंट इम्यून सेल्स के पास उनकी आइडेंटिफिकेशन कोड है कि ऐसी एक चीज एग्जिस्ट करती है, हम उसे फाइट करेंगे. इसीलिए क्या उस पर्सन को वैक्सीन देना बेस्ड ऑन एंटीबॉडी टाइटर्स is a good thing to do when we have a big scarcity of the vaccine itself. ये एक $1 million मेडिकल एथिक क्वेश्चन है. लेकिन अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, 55 से कम है, आपको सीवियर डायबिटीज या सीवियर हाइपरटेंशन नहीं है और आपको कोविड हुआ और आप रिकवर हो गए विद माइल्ड सिम्टम्स, उन लोगों की अभी तक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ यूएस सिस्टम में नहीं है कि क्या हम इन्हें इनिशियली वैक्सीन से एक्सक्लूड करेंगे जब हम कॉमन आदमी को देंगे. देखिए, वैक्सीन को रोल आउट जब करेंगे, सबसे पहले जो अभी तक गाइडलाइंस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हाई रिस्क इंडिविजुअल्स जो नर्सिंग होम में रहते हैं, 75 साल से ऊपर के लोग, नर्सिंग होम का स्टाफ जो कि नर्सिस हो सकती हैं, नर्सिस एड हैं क्योंकि वो उस पेशेंट को दे सकती हैं. फिर कैंसर के पेशेंट, लंग बोन कैंसर के पेशेंट, डायलिसिस के पेशेंट, लेट स्टेज हार्ट फेलियर स्टेज 4 के पेशेंट, ऐसे पेशेंट्स जो HIV हैं, जो स्टेरॉइड्स पे हैं, इस टाइप के लोगों को देंगे सबसे पहले. उसके बाद वो एड्रेस करेंगे टुवर्ड्स द एंड 55 से कम रिलेटिवली हेल्दी. अब उसके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आपको हमें एंटीबॉडी टाइटर चेक करके देना है या नहीं देना है. अभी तक एज ऑफ नाउ उसकी क्लैरिटी नहीं आई है. देयर आर डिफरेंट थॉट्स.
कि ये करना चाहिए ताकि हम वैक्सीन को राशन कर सकें। क्या हम इन लोगों को वेट करा सकते हैं 3-4 महीने? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए इवन अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा सप्लायर जो यहाँ पर है इस टाइम हमें यूएस के लिए, वो फाइजर BNTX, मॉडर्ना है, नोवावैक्स के साथ भी करार है और कुछ हद तक एस्ट्राजेनिका के साथ भी करार है। अमेरिका के अंदर गोल है कि हम दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीनेट कर दें। सबको मतलब 70% आबादी के करीब 260 मिलियन लोगों को। लेकिन जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, और आपके शो पे ही मैंने बताया था, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम ये गोल जुलाई अगस्त तक अचीव कर लें, ऑल्दो इट्स वेरी वेरी एम्बिशियस। लेकिन ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्रायोरिटी वाइज वैक्सीनेशन को रोल किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, जो एस्ट्राजेनेका सीरम बना रहा है, उसकी इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के लिए यूके गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले MHRA को भेजा है। और मुझे, अगर आप उनका डाटा खंगालिए तो आपको लगेगा कि ये इज अ नो ब्रेनर, वो अप्रूव होगी। और जिस दिन वो अप्रूव होगी उसके 2-3 दिन के बाद वो एडमिनिस्टर होने यूके में लग जाएगी। तो मैं बार बार ये जी। चाह रहा हूं कि भारत के जो हाई रिस्क लोग हैं, क्या वो मार्च तक वेट करेंगे? क्या जो सीरम के पास 40 मिलियन कॉपीज पड़ी हैं एज ऑफ नाउ ऑफ द सेम वैक्सीन, क्या वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को दी जा सकती हैं एट द सेम टाइम एज 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 इट्स रोल्ड आउट इन यूके? मैं ये चाहूंगा कि ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं, एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी बन रही है कि जैसे ही यूके की बिल्कुल अथॉरिटी डॉक्टर धीरज, हम डॉक्टर धीरज, आप कुछ पूछना चाहते थे डॉक्टर कल्पेश से, तो आप पूछ सकते हैं अभी। हाँ, देखिए, जस्ट एक पॉइंट ऐड करूंगा जो डॉक्टर कल्पेश ने मुझसे पूछा था। जब आपको वायरस लगता है तो आप, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसे हम नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं, और वो मिलता है जब आपको वायरस लगता है। लेकिन अगर आप वैक्सीन देते हैं, एक डिफरेंट तरीके की इम्यूनिटी लगती है जो नॉन नेचुरल है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है। तो ये जो आर्टिफिशियली जो नेचुरल इम्यूनिटी है, ये कितनी देर तक लास्ट करेगी, इसका डाटा अभी तक क्लियर नहीं है। इवन CDC इज रिकमेंडिंग कि अगर आपको एक बारी कोविड हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा नहीं हो सकता, वो दोबारा हो सकता है, ज्यादा सीवियर हो सकता है। इसीलिए रिगार्डलेस आपको कोरोना हुआ, आप रिकवर हो गए, वैक्सीन लेना हम आपको रिकमेंड करेंगे। अभी राशनिंग ऑफ वैक्सीन के ऊपर इन सबसेट ऑफ पेशेंट्स की अभी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं आई है, लेकिन एज ऑफ नाउ वी आर रिकमेंडिंग पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड टू स्टिल गेट द कोरोना वायरस वैक्सीन। सो दैट इज दैट पॉइंट आई वांटेड टू फिनिश। और डॉक्टर साहब से जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था वो ये, क्योंकि एस्ट्राजेनेका एक काफी अच्छी, मैंने पहले भी बताया था, 90% हाफ डोज फॉलोड बाय फुल डोज और 62% के करीब है अगर 2 डोजेज आप दीजिए। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर 60 to 70% एफिकेसी, और काफी अच्छी कंपनी है एस्ट्राजेनेका। सीरम का भी बहुत अच्छा रेपुटेशन है वर्ल्ड के अंदर, 70% के करीब वैक्सीन सप्लाई करते हैं, बहुत चीप प्राइस पे करते हैं। तकरीबन $3 का वायल है, $6 की 2 इंटरनेशनल मार्केट में, 2 डिग्री to 8 डिग्री उसका स्टोरेज टेम्परेचर है। शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है, तकरीबन 6 मंथ तक, और 12 घंटे रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। तो भारत के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। मेरा सवाल बार बार यही होता है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की सारी वैक्सीन सीरम में नहीं बन रही, और भी जगहों पे बन रही हैं। सीरम इज अ बल्क सप्लायर। क्या ये पॉसिबल है जो उनके पास वाइल्स पड़ी हैं, जैसे ही हमें यूके से अप्रूवल आएगा, क्या जो डिले भारत सरकार लेती है, और अगर आप हिस्ट्री उठाइए तो आपको दिखेगा जो जो यूके ने अप्रूव किया है, तकरीबन 90% से ज्यादा, डॉक्टर साहब कंफर्म करेंगे, वो इंडियन अथॉरिटीज भी कर देती हैं। ठीक है, हम आंसर ले लेते हैं। जी डॉक्टर कल्पेश। हाँ, पेंडेमिक चल रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या पॉसिबल है कि दिसंबर एंड में भारत के अंदर हाई रिस्क, सुपर हाई रिस्क लोगों को एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन मिलने लगे, प्रोवाइडेड यूके अप्रूव्स इट और इंडिया एक्सपेडाइट्स इट? अभी जो है वो इंडिया में फेज 3 ट्रायल चल रहा है, उसका अप्रूवल आएगा, फिर बाद में जो वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए जो है वो बाद में अप्रूवल होगा। तो गवर्नमेंट बॉडी अप्रूवल जब देगी तभी वो यूज कर पाएंगे। अभी एस्ट्राजेनेका का 3rd ट्रायल चल रहा है, और भारत बायोटेक का भी 3rd ट्रायल चल रहा है। जायडस इज लॉन्चिंग फेज 3 ट्रायल इन दिसंबर। तो सबका जो है वो फेज 3 ट्रायल जो चल रहा है वो कंप्लीट होने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, और उसके बाद ही वो गवर्नमेंट कैन गिव ए परमिशन, और उसके बाद इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। तब तक आपको मेडोना या फाइजर, उसकी जो वैक्सीन है वो इंडिया में आती है और वो यूज कर सकते हैं तो सही है। लेकिन गवर्नमेंट परमिशन एंड गवर्नमेंट
रिकग्निशन Right. उनके लिए चाहिए। तो अभी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है जो मेरे Right. ध्यान में है ऐसा, क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड सर्टेन पॉलिसीज। तो अभी ऐसा कोई Right. न्यूज़पेपर में या न्यूज में या कहीं ऐसी कोई जगह पे हमको मिली नहीं है कि भी ये पॉलिसी बन रही है या बनने वाली है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने इतना जरूर डिक्लेयर किया है कि जो फ्रंट लाइन पीपल हैं, लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स और दोज हु आर वर्किंग इन अ कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड पेशेंट के साथ जो काम करे फ्रंट लाइन, उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएंगी। सेकंड, दोज हु आर वर्नेबल, जो आपने बताया वही कि अंडरलाइंग मॉर्बिडिटी कंडीशन के साथ वाले जो हैं, कि जो हाई चांसेस लेते हैं कोविड होने का, उनको प्रायोरिटी बेस पे वैक्सीन देने का वो उन्होंने बता दिया है कि भी फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू दिस टाइप ऑफ पीपल। बाद में जनरल पब्लिक के लिए वो प्लान करेंगे। सो दे हैव डिक्लेयर इन दैट वे, बट द कौन सी वैक्सीन कितना परसेंटेज लेंगे, कितने कॉस्ट पे आएगी, दैट इज नॉट स्टिल डिसाइडेड। ડોક્ટર, જવાનો સમય થયો છે, હવે સમયનો અભાવ છે. સંક્ષિપ્તમાં આપની પાસેથી એ જાણવા માંગીશ કે હવે ભારતમાં વેક્સિન આવવાને કેટલો સમય લાગી શકે છે અને શું સારા સંકેત છે લોકો માટે, સંક્ષિપ્તમાં? સારા સંકેત તો એ જ છે કે 3 કંપની ભારતની અંદર જે લાર્જ પ્રોડક્શન સાથે છે એ અહીંયા આવી રહી છે। બીજું, એનો ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો જે પ્રોબ્લેમ છે 2 to 8 ડિગ્રીનો, એ આપણે લોજિસ્ટિક પ્રોબ્લેમ એમાં નડતો નથી। થર્ડ, હું ઈચ્છું છું કે 3 કંપની ગવર્મેન્ટ સાથે કદાચ બોન્ડિંગ કર્યું હશે તો કોસ્ટ ફેક્ટર પણ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ કરતાં ઘણું ઓછું હશે, જેથી કરીને ભારતની પબ્લિકને ઓછા પૈસે, મતલબ ઘણા ઓછા ચાર્જે આપણને વેક્સિન મળી શકશે અને હ્યુજ પોપ્યુલેશન જે છે આપણું, તો બધાને આપણે વેક્સિનેશન આપી શકશું। હા, વેક્સિન ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે એ એક્ઝેક્ટ ડેટ ટાઈમ નથી કહી શકતા, પણ પ્રોબેબલી વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે ફેબ્રુઆરી મહિના પછી એ સ્ટાર્ટ થવાની આપણે ગણતરી રાખી શકીએ। અને ઓવર ધ ટાઈમ ઓફ 6 to 7 months, જેમ અમેરિકામાં એ લોકોએ વિચાર્યું છે કે ભાઈ 3 to 4 monthsમાં અમે બધાને વેક્સિન આપી શકીએ, તો વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે આપણે પણ આટલા લાર્જ પોપ્યુલેશનમાં 7 થી 8 મહિનામાં વેક્સિન જો બધાને આપી શકીએ તો આપણે કોવિડથી બધા બચી શકીએ અને ઇકોનોમી, ઇવન જીવન જે છે બધાનું એ પાછું નોર્મલાઇઝ બેઝલાઇન ઉપર આવી જાય। ડોક્ટર ધીરજ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कल्पेश, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। ટૂંકમાં સારા સંકેત એ છે મિશન વેક્સિનને લઈને કે હવે બહુ લાંબો સમય સુધી રાહ નહીં જોવી પડે ભારતના લોકોએ, વધીને 6 થી 8 મહિનાની અંદર વેક્સિન આવી જાય તેવું મહાનુભાવોનું, એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે। ખેર, અમારી આ વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો આપની ચેનલ ABP અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા।